हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएस कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में उत्तर अमेरिका महाद्वीप को पढ़ा था। 2 वीडियो उसमें हमने आपको डाली थी। उससे पहले हम 2 कॉन्टिनेंट और कर चुके हैं, यानी टोटल कॉन्टिनेंटों की संख्या है 3। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आने वाला कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। आप पूरा क्लास जरूर देखें। एक भी क्वेश्चन या एक भी सवाल आपका खराब नहीं होने देंगे, ठीक है ना। अब पहले हम देखेंगे मैप पे, मैप की लोकेशन क्या है। ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ कौन से सागर हैं, कौन कौन सी जलसंधि हैं, कौन कौन सी नहरों का निर्माण किया गया है, या अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन से मरुस्थल या पर्वत हैं। केवल हम आज 3 चीजों पर चर्चा करेंगे। पहला, हम पर्वत देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पठार देखेंगे, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मरुस्थल के बारे में जानेंगे। ये 3 चीजें हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अफ्रीका की झीलें और अफ्रीका की नदियों के बारे में। वहां पर हम बहुत अच्छे से जानेंगे दूसरे मैप में, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आप देख पा रहे हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। आप इसको देखो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूर्वी साइड में हिंद महासागर है। कौन सा सागर है? हिंद महासागर है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ये बात करते हैं। अगर दूसरी बात करें, आप यहां देख पा रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं कौन सी? तीनों, एक कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवती रेखा। एकमात्र कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखो, ये मकर रेखा है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है। यानी तीनों रेखाएं यहां से गुजरती हैं। बात करें कुछ बेसिक पॉइंट, इसकी बेसिक पॉइंटों पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे मान लो एक मरुस्थल को उठाया और उसके बारे में जितने भी फैक्ट आते हैं उनको हम बहुत ही प्यार से या बहुत ही अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो क्षेत्रफल है दुनिया के, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 21% है। लेकिन पॉपुलेशन कितनी है, यानी जनसंख्या कितनी है? 17.7%। अब आप कहोगे ये तो जनसंख्या बहुत कम है क्षेत्रफल के अनुसार। अब भारत का ही देख लो, भारत का कितना क्षेत्रफल है विश्व का? 2.4%। लेकिन जनसंख्या कितनी है? लगभग समान है, लगभग समान है, 17.4% है, यानी 0.3% ज्यादा है। तो यानी क्षेत्रफल हमारा कितना कम है, यानी 2.5 मान लो, और यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है? 21 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम रहती है। क्यों? कारण बताया जाएगा। अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? 2 व्यक्तियों ने की थी। एक का नाम था लिविंगस्टोन और दूसरे का नाम था स्टेनली। 2 लोगों ने खोज की थी इसकी। और इस महाद्वीप के बारे में कुछ फैक्ट जाने तो इस महाद्वीप में कुछ ऐसे भी शहर हैं जहां पर सोने के भंडार और हीरे के भंडार भी पाए जाते हैं। वो देश पड़ते हैं कौन से देश में? यहां पर पड़ता है, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर साउथ अफ्रीका एक देश है जहां पर गांधी जी गए थे, वही साउथ अफ्रीका है, ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका में 2 देश हैं, एक का नाम है जोहान्सबर्ग और दूसरे का नाम है किम्बरले। ये दोनों शहर हैं। आप कहोगे सर आपने ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ाया था किम्बरले। वो किम्बरले का पठार था जहां से लौह अयस्क के उद्योग, यानी लौह अयस्क प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर किम्बरले शहर है जिसे हीरे नगरी की नाम से जानते हैं, हीरो की नगरी। लेकिन हीरो की कटिंग या हीरो को तराशना या हीरे पे पॉलिश करना, ये कहां किया जाता है? तो याद रखना, ये सूरत में होता है, भारत में। सूरत। दुनिया में हीरे की कटिंग, पॉलिश, तराशना कहाँ होता है? ये सूरत में किया जाता है, भारत में। ये किम्बरले को हीरे की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ से हीरे के भंडार प्राप्त होते हैं। और दूसरी बात करें, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम है अल्जीरिया। वो पड़ता है यहाँ पर,
अल्जीरिया कहाँ पड़ता है? देखो, भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है अल्जीरिया। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। दूसरा, सबसे छोटे देश की बात करें तो सेशेल्स है। आप देख पा रहे हैं सबसे छोटा देश सेशेल्स है, जो हिंद महासागर में स्थित है, यानी यहाँ पर स्थित है सेशेल्स। उसके बाद यहाँ पर लिखा जनसंख्या के अनुसार नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, और नाइजीरिया पड़ता है यहाँ पर, आप देखिएगा नाइजीरिया पड़ता है मध्य में, सहारा जो डेजर्ट है इसके मध्य में पड़ता है। अगर उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर लिखा है घनत्व। घनत्व का मतलब क्या है? जहां पर जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, यानी विश्व का सबसे ज्यादा घनत्व वाला शहर पूछा जाए तो हम कौन सा लगाएंगे? इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा। लेकिन या काहिरा ऑप्शन में होगा या फिर मिस्र ऑप्शन में होगा, दोनों में से एक ऑप्शन में होगा। और मिस्र कहाँ है? तो यहाँ पर लोकेशन देखते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है आप देख पा रहे हैं, ये वाला यही है इजिप्ट, और यहीं पर आगे बताया जाएगा नील नदी का मुहाना भी है। ठीक है, आगे इसमें बताया जाएगा आपको। अब आगे बढ़े, अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के उपनाम, कई उपनाम है जिसके नाम से ये जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा अंध महाद्वीप, क्या सुना होगा? अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? अफ्रीका महाद्वीप को। आप कहेंगे गरीब महाद्वीप किसे कहते हैं? गरीब महाद्वीप किसे कहते हैं? तो आप कहोगे अफ्रीका को। गरीब क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि मात्र 10% है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? गरीब महाद्वीप कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? आप बताइए। अंध महाद्वीप हो गया, गरीब महाद्वीप हो गया, इसके कई उपनाम से जाना जाता है। अगर इसकी बात करें कृषि उपयोगी जमीन, यानी कृषि भूमि यहाँ पर कितनी है? कृषि उपजाऊ भूमि कितनी है? तो याद रखना मात्र 10% है। कितनी है? मात्र 10% है। और इसे काला महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग ब्लैक पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? ब्लैक पाए जाते हैं। ब्लैक का मतलब क्यों? क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत लगभग अफ्रीका महाद्वीप के सभी देश आते हैं, 2 देशों को छोड़कर। अब आप कहोगे यानी यहां से कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में अफ्रीका महाद्वीप के सभी देश आते हैं, केवल 2 देशों को छोड़कर, यानी 2 देश उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएंगे और बाकी सभी देश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएंगे। कौन से 2 देश? एक तो मोरक्को है, ये क्या है? एक मोरक्को देश है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है, आप नोट कर लेना। और दूसरा देश है ट्यूनेशिया। क्या नाम है? यहाँ पे छोटा सा देश पड़ता है ट्यूनेशिया। यानी 2 देश उपोष्ण कटिबंधीय हैं, बाकी सभी देश अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय हैं, क्योंकि सभी देश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में पाए जाते हैं। ठीक है ना? ये चीज आपको नोट करना है या याद रख लेना है। यानी अंधा महाद्वीप, गरीब महाद्वीप, और इसे काला महाद्वीप भी कहते हैं। गरीब इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कोयले का अभाव है, लौह अयस्क का अभाव है, और पोर्ट का अभाव। पोर्ट का मतलब है बंदरगाहों का अभाव है, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री लाइन वो बोल सकते हैं बहुत क्रीक यानी छिछला सापन है, इस पे कटा पिटा बहुत है, यानी कटा पिटे के कारण यहाँ पर पोर्ट या बंदरगाहों की संख्या का अभाव बहुत रहता है, बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर व्यापार नहीं हो पाता। व्यापार ना होने के कारण ये महाद्वीप कैसा है? गरीब महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट, इसको आप क्या करना? नोट कर लेना। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिएगा, ये बिंदु लगा है, यानी अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु है ये। इसका नाम क्या है? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप इसका दूसरा भी नाम है। क्या लिखा है? ये देखिएगा, आशा अंतरीप भी कहते हैं। सबसे पहले इस पर या इसकी खोज किसने की थी? बार्थोलोमियो डियास, एक पुर्तगाली था। पुर्तगाली वास्को डी गामा भी था, लेकिन वास्को डी गामा इसके बाद आया था।
वास्को डी गामा से पहले ये केप ऑफ गुड होप की क्या कर चुका था, खोज कर चुका था, और यहीं से वास्को डी गामा होके भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ये बात है 20 मई या 17 मई 1498 की, ठीक है ना। आगे ये लिखा है बार्थोलोमियो डियास ने इसका क्या किया, खोज किया था। दूसरी चीज बताते हैं आपको, मैंने कहा था ये 3 रेखाएं एकमात्र कॉन्टिनेंट में है, वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कौन सा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये आपका मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और मकर रेखा अफ्रीका में कितने देश मकर रेखा के पास स्थित है, या कितने देशों से मकर रेखा होकर गुजरती है, तो क्या बताएंगे। यहां पर एक देश पड़ता है नामीबिया, यहां पर एक देश पड़ता है, दूसरा पेन ले लेते हैं। यहां पर एक देश पड़ता है नामीबिया, और ये नामीबिया मरुस्थल भी है, नाबी मरुस्थल इसको बोलते हैं, यहां पर पड़ता है नामीबिया। दूसरा यहां पर जो कालाहारी मरुस्थल है, यहां पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है बोत्सवाना। 2 देश हो गए, एक का नाम नामीबिया, बोत्सवाना, और ये लगता है दक्षिण अफ्रीका, और यहां पर पड़ता है मोजाम्बिक चैनल, और मोजाम्बिक चैनल के बाद आता है मेडागास्कर, और मेडागास्कर के बाद आता है, यानी यही 5 देश हैं जो मकर रेखा पर स्थित हैं। कौन से, देखो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, सभी इसी लाइन पर पड़ते हैं, यानी मकर रेखा इन्हीं देशों से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा से कितने अफ्रीका के देश होकर गुजरते हैं, तो याद रखिएगा कितने, 6, कितने 6 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। 6 देशों में नंबर 1 गैबन, गैबन पड़ता है कैमरून के पास में, गैबन पड़ता है। उसके बाद कांगो गणराज्य है, कांगो गणराज्य का एक दूसरा हिस्सा है कांगो गणतंत्र, क्या है, कांगो गणतंत्र के नाम से जानते हैं। और आपका यहाँ पड़ता है युगांडा, युगांडा के बाद केन्या, केन्या के बाद सोमालिया। आप देखो यहाँ पर ये सोमालिया, ये देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी कौन कौन से, ये आप यहाँ पर लिखे हुए, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो गणतंत्र, युगांडा, केन्या और सोमालिया। अब बात करते हैं कर्क रेखा अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा 6 देशों से होकर गुजरती है। एक का नाम है पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, लीबिया, मिस्र, और आपका है माली, अल्जीरिया। फिर से पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, लीबिया, मिस्र, माली, अल्जीरिया से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये देश आपको नोट करने हैं। फिर आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग। आईएएस में क्वेश्चन पूछा था, जो अफ्रीका का सींग है वो किसका सींग है, किसकी बनावटी सींग है, गेंडा का सींग है, बैल का सींग है, गाय का सींग है, किसका सींग है, तो याद रखना किसका है, गेंडे का सींग है। देखो इसकी आकार, देखो इसका आकार देखिएगा, इस प्रकार से ये सींग है, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें 4 कंट्रियां आती हैं, लेकिन यहां पर केवल 3 लिखी हैं। कौन सी, एक है इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया, और यहीं पे पड़ता है जिबूती। जिबूती एक देश है, जिबूती सबसे छोटा देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, और सबसे बड़ा देश है इथोपिया। इथोपिया सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है जिबूती। इसको आपको याद रखना है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, इनके बारे में चर्चा करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा यहां पर देखो एक नहर बनाई गई है, सुएज नहर। कौन सी नहर है यहाँ पर, सुएज नहर। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, याद रखिएगा 1869 ईस्वी में सुएज नहर को पूर्ण रूप से बनाया गया था। और ये किन 2 सागरों के बीच में है, तो याद रखिएगा ये 2 सागरों के बीच में है। आप यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा भूमध्य सागर और ये हमारा लाल सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में पड़ती है सुएज नहर, जो सनाई प्रायद्वीप को काट कर बनाई गई है। इसकी लंबाई है 164 किलोमीटर। क्यों बनाई गई थी, क्योंकि
भूमध्य रेखा के माध्यम से भारत से व्यापार किया जा सके, इसलिए सुएज नहर का निर्माण किया गया था। तो इसके बारे में लिख लेना, सुएज नहर के बारे में लिखा देता हूं। सुएज नहर के बारे में 4 पॉइंट लिखाते हैं, इसको आपको नोट करना है। सुएज नहर, सुएज नहर, पहला पॉइंट होगा ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अलग किसको कर रही है? तो यहां देखिएगा, अफ्रीका को एशिया से अलग कर रही है, अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। यहां पर लिख लेंगे, अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, अलग करती है। कौन सी? सुएज नहर। इसका निर्माण कब हुआ? यह बनना स्टार्ट हो गई थी 1859 में और बन के तैयार हो गई थी ये नहर 1869 में। और याद रखिएगा, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 164 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम लंदन से व्यापार करें भारत के लिए, तो ये वाला रास्ता लगभग 7000 किलोमीटर को कम कर सकता है। एक रास्ता ये है, यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर लंदन है, क्या यहाँ पर लंदन है। यहाँ से अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से आया, केप ऑफ गुड होप की सहायता से सीधे यहाँ भारत पहुंचा, और एक व्यक्ति यहां से जिब्राल्टर जल संधि से प्रवेश करके भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर से सीधे भारत पहुंचा, तो दोनों में अंतर लगभग 7000 से बोल सकते हैं 7200 किलोमीटर का रहेगा। इसलिए ये नहर बनाई गई किससे? यहाँ पर एक चीज और लिखना भूल गए, सनाई प्रायद्वीप को काटकर, सनाई प्रायद्वीप को काटकर सुएज नहर का निर्माण किया गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सुएज नहर के बारे में हमने जाना। अब हम बात करेंगे डेजर्ट की, यानी मरुस्थल की। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कहाँ है? तो आप कहोगे सहारा में। बिल्कुल सहारा है, यानी अफ्रीका में, सहारा में अफ्रीका में। किस नाम से है? सहारा। आप देख पा रहे हैं इसको, इसका जो एरिया है, एरिया को थोड़ा गौर से देखो, देखिए मैं बना रहा हूं इसका एरिया, ये देखिएगा, इसका विस्तार लगभग 8 देशों में है। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 84 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और इसके दक्षिणी भाग को साहिल प्रदेश के नाम से जानते हैं, यानी रेड कलर से मैंने बनाया है ये वाला जिसे साहिल प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इस प्रदेश में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे शिकारी भूमि के नाम से जानते हैं। अब एक एक करके पढ़ेंगे। बात करते हैं सहारा मरुस्थल की। सहारा मरुस्थल की बात करते हैं। क्या है सहारा मरुस्थल? पहला पॉइंट ये रहेगा इसमें, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या होगा? इसका विस्तार कितने देशों में है? 8 देशों में है। इसका विस्तार कितने देशों में? इसका विस्तार 8 देशों में है। आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने क्षेत्र बताया है, इसमें कितने देश आते हैं? कुल 8 देश आते हैं। कौन कौन से? मोरक्को हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया, और आपका यहाँ पे बढ़ता है मिस्र हो गया, सूडान हो गया, जिबूती हो गया, यानी सभी में आता है ये, ठीक है ना। 8 देशों में इसका विस्तार है। इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है। और याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल में ऐसे करके लिखते हैं, इसमें बद्दू जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बद्दू जनजाति पाई जाती है। याद रखिएगा, बद्दू जनजाति पाई जाती है। और इसके पास में या इसके दक्षिणी क्षेत्र में एक झील का नाम है, वो है चाड़। लिख सकते हैं, यहां पर पड़ती है, ये देखिएगा, यहां पर एक झील का नाम है, वो है चाड़।
चार झील का विस्तार, चार झील का विस्तार कहाँ है? सहारा मरुस्थल में है। और दूसरे पॉइंट की बात करें, इसके ऊपर से सहारा डेजर्ट के ऊपर से कौन सी रेखा गुजर रही है? यहाँ देखो कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो सहारा मरुस्थल में आपको याद रखना है बद्दू जनजाति पाई जाती है, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और अफ्रीका का लगभग 10% भाग घिरा हुआ है, यानी 10 देशों में 10% भाग क्या है? घिरा हुआ है। उसके बाद आप इसको देखो, इसके दक्षिणी भाग को साहेल प्रदेश के नाम से जानते हैं और साहेल प्रदेश में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें शिकारी भूमि के नाम से जानते हैं। ये आपको नोट करना है कॉपी में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेजर्ट का नाम है नामिब मरुस्थल। क्या नाम है? नामिब मरुस्थल। नामिब मरुस्थल के बारे में हम बताते हैं, आप लिखो। यह मरुस्थल नामीबिया में सर्वाधिक विस्तार है। इस मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार नामीबिया में है, इतना लिखना है। उसके बाद एक नेक्स्ट मरुस्थल का नाम आपने देखा होगा, यह है कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार लगभग सर्वाधिक विस्तार बोत्सवाना में है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में है। और कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है, आपको ये नोट करना है सारा कुछ, मैं लिखूंगा नहीं, अब आप नोट करना, ठीक है ना। कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है, इसका नाम है बुशमैन। बुशमैन ये क्या करती है? जो कटीली झाड़ियां होती है ना, उसके नीचे खोद खोद कर गुफा बनाकर उसके नीचे रहते हैं ये। और इनका जो नाश्ता होता है या चाय जो पीते हैं, हमारे यहाँ पे जो चाय पीते हैं, सुबह उठ के एक कप ले लिया और चाय पी लिया, और यहाँ पर क्या करते हैं? जानवरों के खून की चुस्की लेते हैं ये जनजाति। ये जनजाति सर्वाधिक खतरनाक है समाज के लिए। तभी तो आपने देखा होगा जितना भी आतंकवाद है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही पनपता है, क्योंकि ये कि अंध महाद्वीप है, गरीब महाद्वीप है, जहां गरीब होगा वहां पर आतंकवाद पनपेगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और यहां पर एक शतुरमुर्ग, अब आप कहोगे पक्षी है, बिल्कुल गलत। शतुरमुर्ग नामक चिड़िया पाई जाती है। कहां पर? मात्र कालाहारी मरुस्थल में। यह चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद यहां पर आप देखो बीफा का पठार लिखा है। क्या लिखा है? बीफा का पठार। यहाँ पर कटंगा का पठार और यहाँ पर कैमरून का पठार। ये कुछ पठार के नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं हम इनके बारे में अभी बताते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैंने पठार के नाम बताए थे। तो कटंगा का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना यहाँ पर टिन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और एक पड़ता है आपका जोस का पठार। जोस का पठार कहाँ पड़ता है? ये नाइजीरिया में पड़ता है जोस का पठार, और कैमरून के पठार के जस्ट ऊपर है। ये किसके लिए जाना जाता है? ये भी टिन के लिए जाना जाता है। एक है आपका बीफा का पठार। बीफा का पठार नामीबिया में है। ये कौन सा है? नामीबिया है यहाँ पर, ये वाला नामिब मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल के बारे में बता दिया। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको, कुछ चीजें मैं इसमें बता रहा हूँ वो ध्यान से देखनी है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? गिनी की खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं? जिसके तीन, वह स्थल खंड जिसके तीन तरफ स्थल हो और एक तरफ जल हो उसे खाड़ी कहते हैं। और याद रखना 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखाओं का मिलन कहाँ होता है? यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा का मिलन गिनी की खाड़ी में होता है। कहाँ होता है? गिनी की खाड़ी में होता है। याद रखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पुर्तगाली के नीचे ये मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे छिछला सा सागर है, यहाँ पर एक जलसंधि पाई जाती है। ये आपको याद रखना है और नोट भी करना है कॉपी में। जिब्राल्टर जलसंधि, क्या नाम है इसका? जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि ये किन दो सागरों को जोड़ती है? तो देखिएगा यहाँ पर भूमध्य सागर है और इस तरफ मैंने बताया था अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और यूरोप महाद्वीप या पुर्तगाल को
मोरक्को या अफ्रीका से अलग करती है। यानी पुर्तगाल है यहाँ पर मोरक्को, इनको अलग कर रही है और जोड़ किसको रही है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मैंने ये बताया था कि एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर ऑप्शन में होगा, वो भी सही हो जाएगा, और सुएज नहर ऑप्शन में होगी तो वो भी सही हो जाएगी। ये लेक्चर था आज, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका की नदियां, अफ्रीका की झीलें और अफ्रीका के बारे में कुछ अन्य फैक्ट के बारे में। एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता क्योंकि मैप एक ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।